गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं आपके इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। अरे अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। याद रखिए, यदि आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, इस चैनल को स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप तक मेरी जो वीडियो जितनी भी बनने वाली हैं, जी हाँ बन चुकी हो, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, यदि आप हमें लाइक करते हैं, मुझे ही नहीं किसी और को भी, तो उससे क्या होता है कि हमें और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आप मुझे इसी तरह से प्रेरित करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करने के लिए। अब बात कर लेते हैं अध्याय 1, जिसकी वीडियो 1 मैं आपको भेज चुका हूँ। वीडियो 2 में जिनकी बात करने वाले, उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूँ कि उत्खनन से मिली पुरातत्व वस्तुएं। देखिए, उत्खनन का मतलब, कल हमने बात की थी कि हड़प्पा का जो उत्खनन कार्य था वो 1921 ईस्वी में किसने किया था? आर बी दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। लेकिन उससे पहले जो है 1857 ईस्वी में भी, जब जो है वहाँ पर लाहौर से मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछ रही थी, तो उसका वहाँ से मिट्टी उठाई गई, तो इसके कारण क्या था, इसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो खराब हो गया था। लेकिन उस समय मालूम नहीं था कि एक बहुत बड़ी सभ्यता है जो इसके नीचे है। लेकिन बाद में 1921 ईस्वी में ये एक बहुत बड़ा जो है नगर यहाँ से, या यूँ कहो इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वो मिला था। ठीक है, तो यहाँ से और भी चीज़ें, केवल उसी की बात नहीं कर रहा हूँ हड़प्पा की, और भी जितने भी नगर हैं मिले हैं, वहाँ से क्या मिली है? मृद भांड मिले हैं, आभूषण मिले हैं। मृद भांड क्या हुए? मिट्टी के जो बर्तन हैं। औजार मिले हैं, मोहरे, अभिलेख या भवन। इन सब को मिलने के बाद क्या हुए कि जो विद्वान थे, उन्होंने इसके ऊपर गहन अध्ययन किया। और इन विद्वानों में नाम आता है सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम। वो जो है स्वतंत्र भारत से पहले, वो पहले जो है डायरेक्टर जनरल थे। आर ई एम व्हीलर, जॉन मार्शल, आर बी दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, एस आर राव, आर एस बिस्ट, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने इन चीज़ों का गहनता से अध्ययन किया और किसी निष्कर्ष पर ये निकले। और वही निष्कर्ष किताबों के जरिए हमारे तक आज तक जो है पहुंच रहा है। इसी को हम आपको पढ़ा रहे हैं। दुख की बात यह है कि उस समय की जो भाषा थी, जो लिपि थी, उसको अभी तक नहीं पढ़ा जा चुका है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बहुत सा ज्ञान अभी भी हमारे से परे है, सही सही ज्ञान। और ये जो वीडियो लगातार आपका ध्यान आकर्षित कर रही है, इससे मैं 2 प्रश्न आपसे जल्दी से पूछ लेता हूँ कि ये कौन सा शहर है, इसका नाम बताएं। बिल्कुल सही, मोहनजोदड़ो। अरे भाई, किससे पता लगा आपको ये कि मोहनजोदड़ो शहर है? बताएंगे प्लीज़। अरे बिल्कुल सही, स्नानागार, जो ग्रेट बाथ जो बना हुआ था, जिसकी बाहर से 180 और 108 जो है फिर जो चढ़ा था। तो ये अपने आप में अद्भुत जो है उस निर्माण था 5000 वर्ष पहले। तो ये कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। वेरी गुड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम जिन चीज़ों के बारे में, जिन नगरों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो बच गए हैं, वो है चौंडड़ो, रंगपुर, धौलावीरा, लोथल, आलमगीरपुर, कोटला, कालीबंगा और बनावली। जल्दी से एक एक करके ले लेते हैं। पहला था चौंडड़ो। खोज की गई 1930 ईस्वी में एन जी मजूमदार। और ये जो शहर है, नगर है, कहाँ है? पाकिस्तान का सिंध प्रांत। देखिए, ये सिंध प्रांत है। और ये मोहनजोदड़ो से, जिसकी बात हम कर चुके हैं, इससे दक्षिण की तरफ ये शहर बसा था कि लगभग 130 किलोमीटर दूर के पर ये स्थित था। और ये 7 हेक्टेयर में जो फैला हुआ था। देखिए, और दूसरी चीज़ कि ये 2 परतें इसकी मिली, मोहनजोदड़ो की 7 परतें मिली और इसकी 2 परतें मिली, मतलब 2 बार ये शहर बसा और उजड़ा। और ये जो शहर था जिसके लिए प्रसिद्ध था, वो था मनके बनाने के लिए। देखिए, मनके क्या होते हैं ये भी बता दे, तो आपको वैसे मालूम है। तो मन की ये चीज़ें जिससे माला बनती है, सुंदर माला बनती है, तो इसके लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, इसके अलावा इस शहर में और भी कार्य होते हैं। देखिए, शंख की कटाई का काम, जो शंख है उससे पहले थोड़ा भद्दा होता है, उसको जो है कटाई करके सुंदर बनाया जाता है। धातु कर्म, धातु का बनाया जाना का, धातु कौन से बनती है उसमें? कांसा। तो कांसे जो है 2 धातुओं को मिलाकर बनती थी, तो ये कार्य भी वहाँ होता था। मोहर निर्माण। देखिए, किसी भी चीज़ को उस समय, जब आपका, अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, चिट्ठी आती है, पत्र आता है, उसके ऊपर क्या लगी होती है? मोहरें लगी होती है। तो वो मोहरें जो है का निर्माण जो है, ये भी वहाँ पर होता था। बाट बनाने का कार्य, बाट मतलब जिसे तोला जाता था, क्योंकि ये एक नगरीय व्यवस्था थी और यहाँ पर व्यापार होता था। तो वो बाट भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जो है शहर में या किसी न किसी जगह के ऊपर जो है वो कोई राजनीतिक संगठन के द्वारा या कोई सरकारी तंत्र के द्वारा बनता होगा। तो ये भी साक्ष्य वहाँ पर जो है मिले हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पे। वो आता है रंगपुर। रंगपुर की स्थिति देखा तो ये भारतवर्ष का, ये जगह गुजरात का, ये रंगपुर काठियावाड़ जो है वो प्रायद्वीप पड़ता है। और ये सुखभादर नदी के इसमें जो स्थित था। और इस स्थल की खुदाई जो है 1953-54 ईस्वी में ए रंगनाथ राव द्वारा जो की गई थी। मतलब जो इसकी खोज की गई वो ये रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी।
और यहाँ से क्या मिला अभी, कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं, कच्ची ईंटों के, याद रखना पक्की ईंटों के नहीं, नालियाँ, मृदभांड मिले हैं, बाट मिले हैं और पत्थर के फलक मिले हैं। पत्थर के फलक का मतलब हुआ कि जब बैलों के जरिए जो है वो खुदाई की जाती थी ज़मीन के लिए, कृषि के लिए, तो वो लकड़ी का जो हल होता था उसके आगे जो है वो तीखी सी चीज़ें लगाई जाती थी, जो बाद में लोहे की बनना शुरू हुई। लेकिन उस समय लोहे का तो पता नहीं था, उस समय कांसे का पता, लेकिन कांसे से पहले फलक जो बनाए जाते थे वो पत्थर के बनाए जाते थे, तो पत्थर के फलक भी जो मिले हैं, ठीक है, ये रंगपुर से मिला है। तो ये मृदभांड जो मिट्टी के बर्तन, और ये बाटों की जो बात कर रहा था कि इस तरह के बाट छोटी सी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक, देख छोटी इकाई जो होता था वो 1 इकाई से शुरू होता था, और सबसे बड़ा जो बाट होता 64 इकाई का होता था, ठीक है। इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे हम। पांचवा है धौलावीरा। देखिए भारतवर्ष में जो धौलावीरा कहाँ, गुजरात, जिला अहमदानगर, अगर देखेंगे तो यहाँ आप पढ़ेंगे, ठीक है, अहमदाबाद में, अहमदानगर नहीं, अहमदाबाद में। और ये जो नगर था ये 1967-68 ईस्वी में जो है JP जोशी द्वारा जो खोजा गया था, जिसकी मैं बात कर रहा कि भारतवर्ष में ये सबसे बड़ा नगर था भारतवर्ष में, जबकि पूरे देखा जाए तो सबसे बड़ा जो नगर था तो वो हड़प्पा था। और सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था, सबसे प्रसिद्ध खास चीज़ों के लिए, और वो मोहनजोदड़ो था, ठीक है, जिनकी बात हम कल कर चुके हैं। तो धौलावीरा भारत का सबसे बड़ा जो नगर था और ये 100 हेक्टेयर में फैला हुआ था। और धौलावीरा किसके लिए विख्यात था कि देखिए धौलावीरा जो है एक ऐसा नगर था जहाँ ईंटों के बजाय जो है पत्थरों का इस्तेमाल जो हुआ था, पत्थर, और किस तरह के, चौकोर भी और आयताकार भी। तो ये क्योंकि प्राकृतिक तौर पर वहाँ पर ये संसाधन ज़्यादा मिलते होंगे पत्थर, लेकिन इन पत्थरों को भी कटान करके जो सुंदर बना के जो है वो लगाया गया था, है ना। तो इसके अलावा और क्या है, वहाँ पर एक साइन बोर्ड मिला है। साइन बोर्ड होता है, देखिए कि जब भी कोई शहर में आते थे तो वहाँ एक गेट होता, गेट के ऊपर कुछ लिखा होता, जैसे कि स्वागत लिखा है, तो इस प्रकार का साइन बोर्ड मिला है। ये 10 अक्षरों का साइन बोर्ड है, अब इसका मालूम नहीं है क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं गई है, तो ये किस तरह का रहा होगा, क्या लिखा है अभी तक मालूम नहीं, लेकिन इसकी जो एज बताई गई है वो बताई गई है 5000 साल पहले ये बना था और आज भी ये सुरक्षित है। तो ये लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं जा सके, अनसुलझी है, लेकिन फिर भी देखेंगे इस तरह का ये गेट था और इस तरह से ये ऊपर से शायद लगा होगा। अब पढ़ते हैं अगला, वो है लोथल। लोथल जो है वो कहाँ है, गुजरात में ही, अहमदाबाद के निकट जो है गुजरात में स्थित है लोथल। देखिए स्थिति देख लीजिए, ये है आपका रंगपुर, ये है लोथल, है ना। तो लोथल की जो खोज की गई थी 1955 ईस्वी में SR राव ने की थी, और उत्खनन का कार्य लगभग जो 2 साल चलता रहा, और 2400 ईसा पूर्व में ये शहर जो बसा था, लगभग आज से 4500 वर्ष पहले जो है ये शहर बसा था, है ना। और लोथल जो है इसको मिनी हड़प्पा के नाम से याद रखना, मिनी हड़प्पा के नाम से, क्योंकि मिनी जो हड़प्पा की तर्ज के ऊपर ही ये लोथल जो है बसा था। इसके अलावा ये जो शहर था यहाँ से बड़े कीमती चीज़ों के, मोती, जवाहरात, जो कीमती गहने थे, उसका पश्चिमी एशिया के देशों के साथ जो है, पश्चिमी एशिया इस तरह को पड़ा, तो उन देशों के साथ खास तौर पर मेसोपोटामिया उस समय जो देश था, जो आज इराक कहलाता है, वहाँ पर के साथ जो है वो तार थे इनके साथ व्यापारिक, क्योंकि वहाँ पर मोहरें मिली है भारत पर इस सभ्यता की, तो इससे पता लगता है कि उनके साथ जो उनके व्यापारिक संबंध स्थापित है। क्या क्या चीज़ें, ये चीज़ें बेची जाती थी। और भी देखिए ये शहर जो मन के बनाने के लिए भी प्रसिद्ध था, और प्रमुखतः खोजों में एक टीला भी मिला, एक नगर मिला, एक बाजार मिला, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, गोदी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है लोथल के बारे में। पूछा जाए कि कौन सा शहर है जहाँ से गोदी का मतलब क्या हुआ, डॉकयार्ड, जहाँ पर जो है जो समुद्री जहाज़ नहीं बोलूँगा, किश्तियाँ जो खड़ी होती थी। समुद्री जहाज़ तो आज की डेट में बनते हैं, उसमें किश्तियाँ बनती थी, बड़ी किश्तियाँ लार्ज स्केल में, क्योंकि इतने बड़े सागर को लांघने के लिए बड़ी किश्तियों की आवश्यकता है। तो ये बड़ी किश्तियाँ कहाँ बनती थी, यही लोथल में। और देखिए कैसे किस तरह से इस तरह का जो है ये गोदी थी आपकी, कि एक नदी से जो है निकाल कर एक नहर बनाई गई, नहर से आगे जो है इस प्रकार से प्राकृतिक तौर पर आदमी द्वारा निर्मित जो है ऐसी गोदी बनाई गई थी, जिसके लिए जो विख्यात है बंदरगाह जिसे हम कहेंगे, है ना। तो ये लोथल से मिलता है। फिर आता है सातवां आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है पूर्वी दिशा में, जो पूर्व की दिशा में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में, ये अंतिम छोर में, जो पूर्व की दिशा में जो है ये अंतिम छोर में आलमगीरपुर बसा हुआ था। कहाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। खोज की गई 1958 ईस्वी में, किसने की, यज्ञदत्त शर्मा ने। और इसमें से जो मिला है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मन के पिंड मिले हैं, रोटी बेलने की जो चौकी मिली है, कटोरे के टुकड़े मिले हैं, और जो चीज़ नहीं मिली है वो है देखिए मातृ देवी, जो सभी नगरों से मिली है, क्योंकि मातृ देवी का मतलब है कि कहीं ना कहीं माता जो है उस समय प्रधान रहती थी, और मातृ देवी की जो है उस समय पूजा होती थी। मुद्राएं यहाँ से नहीं मिली हैं, ये 2 चीज़ें यहाँ से नहीं मिली हैं। आलमगीरपुर।
आलमगीरपुर के बाद पढ़ लेते हैं कोटला निहंग खान। ये जगह का नाम है कोटला निहंग खान। निहंग खां इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय लगभग 17वीं शताब्दी में जो यहाँ पर अफगान सरदार थे निहंग खां, उन्होंने यहाँ पर शासन किया था और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ जैसे कि उन्होंने किला भी स्थापित किया है इसी जगह के ऊपर। तो 1953 ईस्वी में वाई.डी. शर्मा के द्वारा इसकी खोज जो है वो की गई थी सतलुज नदी के किनारे। देखिए हर एक जितने भी नगर मिले वो किसी न किसी नदी के किनारे जो हो बसे हुए थे। इसका मतलब पानी उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। कृषि प्रधान जो है वो थे, इसलिए कृषि के लिए पानी का होना जरूरी था। और उपजाऊपन कहाँ होता है? ज़्यादातर नदी घाटी के क्षेत्रों में। फिर अगला जो है बात ले लेते हैं कोटला के बाद, वो है कालीबंगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कालीबंगा। देखिए कालीबंगा राजस्थान में गंगानगर जिले में स्थित है। अगर मैं दिखाऊं तो ये कालीबंगा है, ठीक है। और एक कालीबंगा एक छोटा सा नगर था, लेकिन यहाँ ये जो है लगभग 4000 ईसा पूर्व जो है वो बसा था। और इसकी खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा जो इसकी खोज की गई थी। कालीबंगा जो उत्खनन से जो चीज़ें मिली थी वो थी तांबे धातु से निर्मित औजार, हथियार या मूर्तियाँ जो है उस समय मिली हैं। और इससे अनुमान लगता है कि कहीं ना कहीं जो मानव प्रशस्त युग से ताम्र युग में जो प्रवेश कर चुका था, मतलब तांबे का युग जो है वो आ चुका था। किससे पता लगता है? वो है कालीबंगा से। याद रखना कालीबंगा से ही पता चलता है। और वहाँ से मिली है क्या? काले रंग की चूड़ियाँ। देखिए जो, क्योंकि वो बनी तो तांबे से थी, लेकिन जो है मिट्टी में इसका जो रंग था वो काला पड़ गया था। तो इस कारण जो है इसका नाम काले रंग की जो चूड़ियाँ थी। देखिए कालीबंगा का मतलब है काले रंग की, और बंगा का मतलब होता है जो पंजाबी भाषा है बंग को कहा जाता है, जो चूड़ियाँ उनको बंगा कहा जाता है। तो इसका नाम पड़ा कालीबंगा किसके नाम? काले रंग की चूड़ियों के कारण। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं ये इस तरह से, ये क्योंकि ये साफ़ करने के बाद जो है उसका रंग जो निकाल दिया गया था, तो इस प्रकार से ये चूड़ियाँ जो है काले रंग की चूड़ियाँ होने के कारण नाम पड़ा इसका। फिर आता है दोस्तों बनावली। बनावली जो है ये नगर हरियाणा का हिसार जिला में स्थित है और इसकी खोज 1973 ईस्वी में R.S. बिस्ट ने की थी। और ये जो नगर था ये मोहनजोदड़ो की तर्ज पर बसा हुआ था। जैसे मोहनजोदड़ो का तरीका था बसने का कि ऊपर वाले हिस्से के ऊपर जो ऊंचे वाला हिस्सा था वहाँ पर अमीर लोग रहते थे और नीचे वाले हिस्से के ऊपर आम लोग रहते थे। ठीक उसी प्रकार से बनावली भी बसा हुआ था। यहाँ से भी आभूषण, उपकरण, मूर्तियाँ जो है प्राप्त हुई हैं, है ना। अब और भी अन्य नगर थे जिसकी बात हम कर लेते हैं। एक तो संघोल था जिसकी बात नहीं हुई, बनावली की हमने कर ली है। ये बालाकोट जो बलूचिस्तान में, आमरीज जो है सिंध में, मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में। अगर हम उत्तर की तरफ को बढ़े तो उत्तर में जो है सबसे अंतिम छोर पर मांडा जो है वो नगर था। राखीगढ़ हरियाणा में, रंगपुर की बात हो चुकी थी। तो ये भी जो नगर जो है, और यहाँ तस्वीरें जो है दी गई हैं, ये विद्वानों जो अध्ययन करके हमें जो जानकारी दी उसके तर्ज पर ही आज ये जो है बनाए गए हैं फ़ोटो। तो इससे क्या पता चलता है इमीडिएटली कि इस तरह का उनका वेशभूषा रहती होगी, ऐसे कपड़े पहनते थे, इस तरह का व्यापार करते थे, ऐसे वो बर्तन बनाते थे चाक के ऊपर, ऐसे वो तराजू का इस्तेमाल करते थे, ऐसे उनके बर्तन हुआ करते। तो बहुत सारी जानकारी इन तस्वीरों से इमीडिएटली मिल जाती है। ये मोहनजोदड़ो का ही एक दृश्य है। अब बात कर लेते हैं अंतिम, वो है विस्तार की। ये सभ्यता का विस्तार क्या था? अभी इसके बारे में पूछा जाता है आपको एग्जामिनेशन के टाइम में। देखिए इस सभ्यता का अब तक जो है 1000 केंद्र मिले। 1000 केंद्र, याद रखने वाली बात है। और अगर पश्चिम की तरफ देखें तो पश्चिम की तरफ ये है पूर्व, ये है पश्चिम। तो पश्चिम की तरफ बलूचिस्तान, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वहाँ पर जो अंतिम जो छोर आता है, नगर आता है, उसका नाम है सुतका गंडोर। याद रखना सुतका गंडोर। अगर पूर्व की बात करें तो भारतवर्ष में जो है हमने उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, ये इसका पूर्व का अंतिम स्थान आता है। और उत्तर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मांडा आता है। और दक्षिण की बात करें तो ये पड़ता है कहाँ पर? महाराष्ट्र में दैमाबाद, ये आपका दक्षिण में आता है दैमाबाद, ठीक है। तो इस प्रकार से पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर ये पश्चिम में सुतका गंडोर और उत्तर में मांडा से लेकर जो है वो दक्षिण में दैमाबाद तक ये फैली हुई थी सभ्यता। तो इस प्रकार से ये क्या था? त्रिभुजाकार में ये बसी हुई थी। त्रिभुजाकार, याद रखना त्रिभुजाकार में ये बसी हुई सभ्यता थी। और इसका जो क्षेत्रफल बनता है, देखिए बड़े बड़े अचंभे की बात है, 2,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई थी। इतने बड़े क्षेत्र के ऊपर बड़ी सभ्यता थी। और विश्व की जो बड़ी सभ्यता उनमें से मिस्र की सभ्यता भी आती है। देखिए तो मिस्र की सभ्यता के साथ कंपेयर करें तो ये हमारी जो सभ्यता थी ये 20 गुना अधिक थी। 20 गुना अधिक, बड़ी बात है। और अगर मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता को मिला दी जाए तो जितना क्षेत्रफल बनता उससे भी ये 12 गुना अधिक थी। तो कितने बड़े क्षेत्रफल के ऊपर ये सभ्यता फली फूली, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और वो भी 5000 वर्ष पूर्व की बात हम कर रहे हैं।
तो अंत में आज हम फिर से जो है चाणक्य की ही बात को जो है वो आप तक पहुंचाने जा रहा हूं कि कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। और ज़्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रु की आवश्यकता होती है। याद रखना, जिस दिन आप अच्छे शत्रुओं को पहचानना शुरू कर देंगे, आपको सफलता पर सफलता जल्दी मिलेगी, जल्दी मिलेगी। ऐसा जो है वो चाणक्य कह गए हैं और ये पक्की बात है। तो आप हमेशा जो है अच्छे से रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। और हमेशा खुश रहो और इसी तरह जो है हमें लाइक करते रहो। थैंक यू।